हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण देखेंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में है वर्ण विचार। सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या होती है, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण क्या हो गया ये तो हमें पता चल गया। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारे पास में जो है, हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ री ए ओ औ। उसके बाद अयोगवाह आते हैं। हमारे पास दो अयोगवाह हैं, अनुस्वार अ, इसे विसर्ग कहते हैं। उसके बाद व्यंजन हमारे पास में है सभी कवर्ग क ख ग घ अंग, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये सभी हमारे पास में व्यंजन है। इनके अलावा हमारे पास में अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श स और ह हैं। विशेष व्यंजन हमारे पास में है ड और ढ, इन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे पास में 4 हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्र। इनके अलावा हमारे पास में 3 आगत ध्वनियाँ हैं, आ ज और फ। आइए अब इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलेगी। जैसे 11 स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ। ये ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो बिना किसी रुकावट के आसानी से हम उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास में अनुस्वार और अ, ये अयोगवाह हैं। स्वर और व्यंजन का ये मिला जुला रूप होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं हमारे पास में, अ, छोटी ई, छोटी ऊ और रू और री, ये हमारे पास में ह्रस्व स्वर है। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद में आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है। जितना समय ह्रस्व स्वर में लगा था उससे 2 गुना समय जिन वर्णों के उच्चारण में लगेगा उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 है हमारे पास में, आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ औ। इसके बाद तीसरा हमारे पास में आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये हमारा मूल स्वर था, मूल स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। जैसे ओम, हिंदी में ये प्लुत स्वर का जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आगे स्वर की मात्राएं हम लोग जानते हैं कौन कौन सी है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, आ के लिए बड़ी आ के लिए ये मात्रा होती है, ई के लिए ये मात्रा है, बड़ी ई के लिए ये मात्रा होती है, ऊ के लिए ये मात्रा है, बड़ी ऊ के लिए ये मात्रा होती है। उसी तरह से री के लिए यहाँ पे ये मात्रा का यूज़ किया जाता है। जैसे कृषि, यहाँ पर री का यूज़ ऐसे होता है। फिर ए के लिए ये मात्रा है, ए के लिए ये मात्रा है, ओ के लिए इस तरह की मात्रा का यूज़ करते हैं और औ के लिए इस तरह की मात्रा का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए या घर्षण या रगड़ खाकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में जब आप बोलोगे तो हवा आपके मुंह के किसी भाग से रगड़ खा करके बाहर निकलेगी। व्यंजन हमारे पास में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भी भाग से स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। जैसे हमारे पास में सभी कवर्ग क ख ग घ अंग, जब आप इसको बोलोगे तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा, जब बोल के देखो क ख ग, इनका उच्चारण कंठ से हो रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे च छ बोलोगे तो यहाँ पर जब आप बोलोगे तो आपका जीभ तालू से टकराएगा, तो इनका उच्चारण चवर का उच्चारण स्थान तालू होता है। टवर ट ठ ड, ये जब बोलोगे तो आपका जीभ मूर्धा से टकराएगा, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसी तरह से तवर्ग आता है त थ द ध, तवर्ग त थ द ध जब आप बोलोगे तो दांत से टकराएगा आपका जीभ, तो इनका उच्चारण स्थान दांत होता है, दंत होता है। नेक्स्ट आता है पवर्ग। पवर्ग में जब आप बोलोगे तो आपका ओठ बंद होगा, प फ ब भ, आपका ओठ एक दूसरे से टकराएगा, तो इसलिए पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ या ओठ होता है। अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करते हुए और न ही रगड़ खाकर बाहर निकलती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फ्रीली आप बोल सकते हो, जैसे य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद हमारे पास में आती है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होती है? इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकलती हुई ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब आप बोलते हैं तो रगड़ खाकर बाहर निकलेगी आपकी आवाज़ और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। जैसे श बोल करके देखोगे तो हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा। श, श, स, ह, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला आता है अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि। जब नाक से ध्वनि आती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। इसके बाद हमेशा कोई व्यंजन आता है। अनुस्वार, ये जो बिंदी लगी है यही अनुस्वार होता है। जैसे गंगा, गंगा में ये जो अनुस्वार है यही आपका, जैसे गंगा, अंग, जो आप बोलोगे तो ध्वनि आपकी नाक से आएगी, तो ये हो गया हमारा अनुस्वार। इसके बाद आती है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिक स्वरों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जिन स्वरों की भाव जिनको मतलब चंद्र बिंदु को जब हम लोग लिखते हैं तो ये शिरोरेखा के ऊपर में लिखते हैं, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ये अनुनासिक में आता है चंद्र बिंदु। जैसे धस में ये शिरोरेखा के ऊपर में चंद्र बिंदु लगाते हैं। चांदी, ये जो हमारे पास में चंद्र बिंदु है ये शिरोरेखा के ऊपर में आती है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास में विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में किया जाता है। जैसे कि प्रातः, अतः, ये जो दो बिंदी दिख रही है यही आपका विसर्ग कहलाता है। विसर्ग जब आप बोलोगे तो इसकी ध्वनि ह से निकलेगी, प्रातः, अतः, तो ये आपका विसर्ग हो गया। फिर हमारे पास में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे पास में 4 हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। श हमारे पास में जो वर्ण है ये आधा क और श के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। उसी तरह से ज्ञ जो है ये आधा ज और आधा य से मिल करके बना हुआ है, इसे ज के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आता है अगला त्र। त्र शब्द आधा त और र के मिलने से बना हुआ है। श्र शब्द आधा श और र के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो ये हमारे पास में संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन हम कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला संयुक्त व्यंजन हम बना सकते हैं व्यंजन से व्यंजन को जोड़ करके। स्वर सहित व्यंजन से स्वर रहित व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। व्यंजन अब हम कैसे बना सकते हैं? पहला है खड़ी पाई हटा करके। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन जो हैं वो क्या होते हैं? जैसे ये ग लिखे हैं तो ये ग में ये जो मात्रा है ये खड़ी पाई कहलाती है। तो खड़ी पाई हटा करके जब हम व्यंजन बनाते हैं तो इस तरह के व्यंजन हमारे पास में 22 व्यंजन अवेलेबल हैं। तो 22 व्यंजन बनाएंगे तो सबसे पहले हम कुछ व्यंजन देखते हैं। जैसे ग है, इसका व्यंजन हमको बनाना है
तो कैसे करेंगे, ग को हम विच्छेद करेंगे तो ये आधा ग और य के मेल से बनता है। तो यहाँ पे इसकी खड़ी पाई हट गई। जब आप इससे नया शब्द बनाएंगे तो ये आधा ग को हम इस तरह से लिखते हैं, आधा ग। ये हलंत की मात्रा यहाँ पर से हटी, यहाँ पर आधा ग इस तरह से लिखें 11। उसी तरह से जब हम यहाँ पे आधा स और त, आधा स और त को मिलाएंगे तो ये आधा स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे और इससे नया शब्द इस तरह से हम बना सकते हैं, स्तुति। कोई भी शब्द होता है वो कोई भी वर्ण होता है, जैसे क है तो क में 2 वर्ण हमारा मिला हुआ है, आधा क और उसमें जब अ जुटेगा तो वो पूरा का पूरा क नाम का वर्ण बनता है। अब दूसरा तरह से हम कैसे बना सकते हैं व्यंजन, घुंडी को हटा करके। जैसे ये क है, क में ये जो मात्रा इस साइड राइट साइड में जो लिखा है ये घुंडी कहलाता है, फ में ये वाला घुंडी कहलाता है। इसको हटा करके हम नया व्यंजन बना सकते हैं। जैसे आधा क में त जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा त, रक्त। तो ये यहाँ पर जो घुंडी थी ये यहाँ पे हट गई है, इस तरह से बन गया है नया शब्द रक्त। र आधा क और त, रक्त। इसी तरह से आधा फ और त को जोड़ेंगे तो ये आधा फ और त इस तरह से लिखेंगे, नया शब्द हमारे पास में बनेगा रफ्तार। या आधा फ को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर इसकी घुंडी जो है वो हट गई है। उसके बाद में बिना पाई वाले व्यंजन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास में है शब्द, हमारे पास में वर्ण है ट, ठ, ड, ढ, ह, द। ये सब कैसे बनाएंगे, जैसे आधा ट और ट को मिलाएंगे तो ट बनेगा, खट्टा, इस तरह से बनता है। ये हलंत इस तरह से लिखेंगे, हलंत के साथ में पूरा ट को यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, शब्द का निर्माण होगा। उसी तरह से द को कैसे लिखेंगे, आधा द जोड़ थ, तो इस तरह से बनेगा शुद्ध। अगला व्यंजन अगला इस तरह से नया नया शब्द बनते जाएगा। फिर इस तरह से हम लोग कैसे बनाएंगे, र के बाद कोई व्यंजन आए तो कैसे होगा, र आगे वाले वर्ण का रेफ के रूप में, आगे वाला जो भी वर्ण होगा उसमें रेफ के रूप में लगेगा। जैसे आधा र और म है तो इससे हमको नया शब्द बनाना है, तो आगे वाला वर्ण हमारे पास में क्या है, म है, तो इसके ऊपर ये मात्रा लगाएंगे, इसको रेफ कहते हैं। तो अगला वर्ण के ऊपर में जो मात्रा लगाएंगे उसके बाद नया शब्द बनेगा धर्म। तो इस तरह से नया शब्द बनता है। फिर आता है र के पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो कैसे बनाएंगे। र के पहले स्वर नहीं है, आधा क है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। अगर इसमें अ जोड़ देते तो पूरा क हो जाता और तब वो स्वर के साथ में हो जाता। तो ये स्वर रहित व्यंजन है हमारे पास में, तो इससे हम शब्द बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर र को अगर को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, क्र, क्रमित, क्र, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से प में जब हमको प्रवीण शब्द बनाना है तो आधा प और र, तो ये र कैसे लिखेंगे, यहाँ पर र को लिखना है तो ये प में ये वाली मात्रा इस तरह से आ जाएगी। तो इस तरह से भी शब्द बनता है। उसी तरह से ट और ड के बाद र आने पे इसका रूप कैसे बनता है, तो ट में र अगर हमको जोड़ना है तो ये वाली मात्रा लगेगी, ट्र, तो इसको हम लोग उच्चारण करते हैं ट्र। तो इस तरह से लिखाया ट्रेन। उसी से ड और र, आधा ड और र, तो मिल करके नया शब्द बना हमारे पास में ड्रम। अब हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। शब्दों का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारे पास में जो भी व्यंजन है उसको अरहित लिखते हैं। क, ख, ग, घ ये सभी हमारे पास में व्यंजन थे और उसके साथ में स्वर लगाते हैं। स्वर क्या थे हमारे पास में, अ, आ, ई स्वर थे हमारे पास में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमको काम, हमारे पास में काम है तो काम का वर्ण विच्छेद करना है, तो काम का वर्ण विच्छेद करना है तो हमारे पास में पहला वर्ण है, पहला जो वर्ण है वो क है, तो क को हम लोग अरहित बनाएंगे। तो अरहित बनाने के लिए हम कैसे लिखेंगे उसको, आधा क लिखेंगे, हलंत के साथ में लिखेंगे। तो हलंत के साथ में इसको लिखें आधा क और उसके बाद में आ लिखा हुआ, काम लिखा हुआ है तो आ की मात्रा है यहाँ पर, तो आधा क धन आ, तो ये हो गया का संधि विच्छेद हो गया। उसी तरह से म का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें कैसे लिखेंगे, आधा म धन अ, तो ये हमारा हो गया पूरा काम का संधि विच्छेद, क धन आ धन म धन अ, काम। इसी तरह से सेब का भी किया गया है, सेब आधा स धन ए, उसके बाद ब का विच्छेद किया गया है, आधा भ धन अ, तो ये हमारा हो गया सेब का संधि विच्छेद। इसी तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। एग्जाम में वर्ण विच्छेद पूछा जाता है, शब्द विच्छेद पूछा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे।
अब देखेंगे शब्द विचार। तो शब्द विचार, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और निश्चित क्रम से ही शब्द बनते हैं। एक निश्चित क्रम से जब हम लोग वर्ण को सेट करेंगे तो हमारे पास में शब्द बनते हैं। जैसे एक शब्द हमें बनाना है साधना, तो साधना बनाने के लिए जो वर्ण है हमारे पास में, इन वर्णों को इसी निश्चित क्रम में जब हम लिखेंगे तभी ये शब्द बन सकते हैं। तो साधना के लिए आधा स धन आ, सा, आधा ध धन अ, ध, आधा न धन आ, साधना, इसी तरह से बनेगा। अब इस ध में आप चाहोगे कि ये आ को हम जोड़ करके इस तरह से उलट पुलट करके लिखेंगे तो इस तरह से शब्द का निर्माण संभव नहीं है। शब्दों के निर्माण के लिए एक निश्चित क्रम होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये शब्द तो हम बना लिए। अब शब्द के बाद में हमारे पास में पद नाम का शब्द है। पद क्या होता है? तो पद जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। तो अभी हमने साधना नाम का शब्द बनाया था, तो वहाँ पर शब्द में क्या हो रहा था कि वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में लिख रहे थे, लेकिन जब हम पद बनाते हैं तो यहाँ पर शब्दों को व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। तो शब्द हमारे पास में जैसे है लड़का, विद्यालय, गया, ये सभी शब्द हैं। लड़का भी शब्द है, विद्यालय भी शब्द है और गया भी शब्द है। तो इन्हीं शब्दों को जब हम व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं तो ये सभी शब्द पद कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया शब्द और पद। फिर देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर। अब पहला देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे पास में शब्द कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये शब्द हैं हमारे पास में। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत से जैसे आए हैं वैसे ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे शब्द हमारे पास में तत्सम कहलाते हैं। जैसे कवि संस्कृत का शब्द है लेकिन इसे हिंदी में ज्यों का त्यों ही यूज़ करते हैं, तो ये तत्सम है। कर्म, ये भी संस्कृत का शब्द है, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये तत्सम है। कृपा, सूर्य, ये सभी तत्सम कहलाए, ये संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट ऐसे ही लिए गए हैं। दूसरा आता है तद्भव शब्द। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं और उसके बाद उनका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया है, तो उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। तत्सम क्या था? जैसा था वैसा ही यूज़ किया, और तद्भव उसका रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे दूध है, दूध को संस्कृत में दुग्ध कहते थे, धीरे धीरे बोलते बोलते वो दुग्ध दूध में परिवर्तित हो गया, तो ये तद्भव हो गया। कान, कान तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत शब्द क्या था? कर्ण, कर्ण परिवर्तित होकर के कान बन गया। उसी तरह ओष्ठ, ओष्ठ परिवर्तित होकर के ओठ बन गया, तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। फिर आते हैं देशज शब्द। देशज क्या होते हैं? वे शब्द जो जन सामान्य की बोलचाल में विकसित हो गए या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज कहते हैं। जो विकसित शब्द जो बोलचाल में ऐसे ही हम लोग यूज़ करते करते अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से आ गए, उन्हें हम देशज कहते हैं। जैसे गाड़ी, तेंदुआ, पगड़ी, ये सभी देशज शब्द कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आगत। आगत क्या होती हैं? विदेशी भाषाओं से आए शब्द आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे बटन, ये शब्द विदेशी है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इन्हें आगत शब्द कहते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फिर आता है ईमान, ये अरबी भाषा का शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं, तो ये आगत शब्द हैं, ये आगत कहलाती हैं। फिर है अमरूद, ये अमरूद फारसी भाषा का शब्द है। कैंची, ये कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। अलमारी, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कूपन, कारतूस, ये सभी फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। स्पुतनिक, ये रूसी भाषा का शब्द है। हिंदी में तत्सम और तद्भव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं, तो इसको जब हम लोग यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें ध्यान रखेंगे तत्सम शब्द में री, ऋषि वाला री का यूज़ होता है, विसर्ग का यूज़ होता है, क्ष, अक्ष, शिक्षक वाला क्ष, इसका यूज़ भी तत्सम शब्द में होता है, और
जैसे हम लोग लिखते हैं वर्षा, वर्षा जब लिखेंगे तो वो व जो हो गया वो तत्सम शब्द हो गया, लेकिन जब वर्षा बरसात में हम लिखेंगे तो ब में जब बदल गया तो वो तद्भव हो गया। तो कुछ शब्द देख लेते हैं। हमारे पास में है अमूल्य, अमूल्य तत्सम शब्द है, तद्भव हो गया अनमोल। आम्र तत्सम है, तद्भव है आम। उलूक तत्सम शब्द है, तद्भव है उल्लू। कांस्य तत्सम है, तद्भव है कांसा। कुंभकार तत्सम है, तद्भव बनाने के लिए ये हो गया कुम्हार। उसी तरह से एक और शब्द है हमारे पास में, ये दश, ये श, ये वाला श जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा तत्सम होता है, तत्सम में इस श का यूज़ होता है। जबकि तद्भव में जब हम आते हैं तो ये श बदल के ये दंत स में बदल जाता है। तो ये हमारा ध्यान में रखेंगे, ये भी तत्सम तद्भव में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी गलती होती है। ये श को ध्यान में रखेंगे, ये संस्कृत के लिए यूज़ होता है, तत्सम है और ये तद्भव है। फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो तरह के शब्द हैं, पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कि कुछ मतलब हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई मतलब ही ना हो वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे हो गया कमरा, पुस्तक, ये सब का कोई मतलब होता है। पुस्तक बोलेंगे तो आपके सामने एक इमेज बनेगा, ये चीज़ होती है पुस्तक। गाड़ी, कलम, ये सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो ये सार्थक शब्द कहलाएं। निरर्थक शब्द जिसका कोई मतलब ना हो, जैसे चूचू, चूचू, जैसे चाय आप बोलते हैं चाय वाय, तो चाय तो एक शब्द है, सार्थक शब्द हो गया, लेकिन उसके साथ जब वाय लगाएं वो तो चाय शब्द है, वाय तो कोई शब्द नहीं है, तो वो वाय वहाँ पर निरर्थक शब्द हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द तीन तरह के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका परंपरा से अर्थ चला आ रहा है, यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे समय, इसको तोड़ देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, सम और य हो जाएगा, स म य, इस सब का कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्द आपका रूढ़ कहलाए। यौगिक क्या होते हैं? दो या अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे पाठशाला है, ये दो शब्द से बने हैं, पाठ और शाला। धनवान, धन और वान से मिले हैं, तो इस तरह के शब्द यौगिक कहलाते हैं। फिर आता है हमारे पास में योग रूढ़। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसको योग रूढ़ कहते हैं। यहाँ पर विशेष अर्थ को बतला रहा है। जैसे गजानन, गजानन दो या दो से अधिक दो शब्दों से मिलकर बना है, गज धन आनंद, और इसका एक विशेष मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं गणेश। उसी तरह से लक्ष्मीपति, लक्ष्मी धनपति दो शब्दों से मिला है, बना है, तो लक्ष्मीपति का मतलब इसको कहा जाता है विष्णु, तीसरा मतलब निकल रहा है यहाँ पर। उसी तरह से एक दंत, मतलब एक और दंत, एक दांत वाला किसे कहा जाता है? गणेश को। तो इस तरह के शब्द आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। अगला आता है हमारे पास में शब्द रचना। शब्दों की रचना कैसे की जाती है? जैसे कि इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके नए नए वर्ड्स बनाते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी एक मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द में जब हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हैं या फिर समास भी जोड़ते हैं तो नए नए शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो कि किसी भी मूल शब्द के पहले आकर के उसका नया शब्द बना दे उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? जो मूल शब्द के बाद आकर के नया शब्द बनाए, उसके बाद मिल करके नया शब्द बनाए, तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो हमारे पास में जैसे मूल शब्द है एक, एक हमारे पास में मूल शब्द है, तो इस शब्द में यदि हम कोई और शब्द बना दें, मिला देंगे तो कुछ नया बन जाएगा। जैसे इसमें हम अगर प्रति जोड़ दें, प्रति उपसर्ग हो गया, तो प्रति जोड़ देंगे तो इससे एक नया शब्द बन जाएगा। वो नया शब्द क्या है? प्रत्येक। तो ये हमारे पास में नया शब्द बन गया एक उपसर्ग जोड़ने से, प्रति। उसी तरह से आदर, आदर हमारे पास में क्या है? आदर हमारे पास में एक मूल शब्द है। आदर में अगर हम अन उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन गया अनादर।
तो ये हमारे पास में हो गया उपसर्ग का उदाहरण। उसी तरह से प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द मूल शब्द के बाद में जुड़ करके नया शब्द बनाए। तो जैसे ये मानवता, मानवता हमारे पास में मूल शब्द है, लेकिन मानव हमारे पास में मूल शब्द है, लेकिन मानव में जब हम ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है मानवता। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़ करके हम नया शब्द बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा हमारे पास में एक मूल शब्द है, लेकिन बूढ़ा में अगर हम आपा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नया शब्द हमारे पास में क्या बनेगा, बुढ़ापा। तो इस तरह से हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके नए नए शब्द बना सकते हैं। एग्ज़ाम में उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं संज्ञा में। संज्ञा किसे कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सभी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा के हमारे पास में 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इस हमारे पास में जो संज्ञा है, संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 5 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवि है हमारे पास में, एक विशेष वस्तु है, ये विशेष व्यक्ति है, तो ये विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कामधेनु, ये विशेष गाय के बारे में बात हो रहा है, तो इस तरह की संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा, गंगा किसी एक नदी के बारे में भी, जो नदी विशेष के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा पद से किसी जाति या वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, आदमी तो कोई भी हो सकता है। स्थान के बारे में बात करेंगे तो गांव, शहर, कोई भी गांव हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। हम कौवा की बात किए तो कोई भी कौवा हो सकता है, सभी कौवा तो काला रंग का होता है, पता थोड़ी चलेगा कौवा है। अब कौवा का कोई नाम रख दिया जाएगा तो हो सकता है कि ये प्राणी विशेष होगा, लेकिन कौवा कहें तो पूरा कौवा जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गई। इसी तरह से किसी वस्तु के बारे में अगर हम बात करेंगे, समोसा की बात किए तो समोसा में एक पर्टिकुलर समोसा तो की बात तो हम नहीं करें। समोसा जब हम बोलेंगे तो बहुत सारा समोसा और ट्रायंगल फॉर्म का ही याद दिखाई देगा। तो इस तरह से हम इस समोसे को भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर में रखेंगे। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं और मनुष्यों के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, कार्य, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ ये फीलिंग होती है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। जैसे मानवता है, मानवता को देख नहीं सकते हैं, ये एक भाव होती है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाई। राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता को भी देखा नहीं जा सकता है। बचपन को देखा नहीं जा सकता है, बस ये एक भाव है। इसको सिर्फ ममत्व, ममता, ये सभी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। इसको देख नहीं सकते, बस इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, तो एक मटेरियल है, एक पदार्थ है। चावल, तेल, ये सभी कोई ना कोई सामग्री का नाम है, तो ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगला है समुदायवाचक संज्ञा, जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। बहुत से शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक न होकर समुदाय के वाचक होते हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बता करके पूरा का पूरा समुदाय के बारे में अगर बात की जाए तो वो समुदायवाचक कहलाती है। जैसे कि सेना, सेना का मतलब क्या होता है? कोई एक पुलिसमैन नहीं होता। सेना का मतलब पूरा का पूरा सेना के बारे में बात हुई। पुलिस कहने का मतलब कोई एक आदमी नहीं हो गया, पूरा का पूरा बटालियन, पूरा का पूरा जितने लोग होते हैं वो पुलिस कहलाते हैं। कक्षा मतलब एक छात्र नहीं हुआ, क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सभी उस कक्षा में आते हैं। परिवार भी वैसा ही हो गया। तो ये हो गया हमारा समुदायवाचक संज्ञा। अब आते हैं संज्ञा के भेद में परिवर्तन कैसे करते हैं।
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और ईमानदारी से ही भारत का सम्मान बढ़ा है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही ईमानदार थे। तो इस सेंटेंस में ये जो यूज़ हो रहा है उस तरह के बहुत सारे ईमानदार व्यक्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज़ हम लोग कैसे कर लिए हैं, एक जाति के रूप में कर लिए हैं। तो वे यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज़ जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे कि हमारे पास में है, ये एग्जाम्पल देखते हैं, नेताजी का जय हिंद का नारा आज भी गूंजता रहता है। तो ये नेताजी कोई भी नेता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेता के बारे में बात की जा रही है। नेताजी ऐसे समझेंगे तो एक पर्टिकुलर जाति का नाम हो सकता है, नेताजी मतलब कोई भी नेता हो गया। लेकिन इस लाइन में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ हो रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर कौन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात हो रही है कि सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। फिर आता है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो भाववाचक हमारे पास में संज्ञा है, जैसे बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर भाव, बुराई एक भाव है, तो भाव से इसका जातिवाचक संज्ञा में इसको बदल दिया गया है, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अभी देखिए कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम लोग पांचों तरीके से बना सकते हैं। पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने सीखेंगे हम, सर्वनाम से भाववाचक बनाने सीखेंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण सीखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण सीखेंगे और अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो हमारे पास में जैसे व्यक्ति है, तो ये एक पर्टिकुलर जाति का बोध करा रही है। तो व्यक्ति से हमें इसको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, व्यक्ति से व्यक्तित्व हो जाएगा। उसी तरह से मनुष्य एक जाति का बोध करा रहा है, मनुष्य से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो कैसे हो जाएगा, मनुष्यत्व। वैसे ही चोर से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, चोर का हो जाएगा चोरी। बच्चा से क्या बनाएगा, बचपन। इसी तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे हमारे पास में सर्वनाम है अपना एक सर्वनाम है, अपना से भाव बनाना है, तो अपनत्व, त्व आधा त व, अपनत्व जोड़ देंगे तो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर अपनापन, ये सब जोड़ देंगे तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे ता, पन, आधा त व ये सब लास्ट में जोड़ देंगे तो यहाँ पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे यहाँ था अपना से अपनत्व भी बन सकता है, आधा त व है। ये ममता से ममत्व बन रहा है, आधा त व जोड़े तो भाववाचक संज्ञा बन गई। या फिर आ की मात्रा जोड़ देंगे, जैसे मम सर्वनाम है, इसमें ता जोड़ दिए तो ये हो गया भाव बन गया इसमें। वैसे ही अपना था, अपना में पन जोड़ दिए तो ये सब भी भाववाचक संज्ञा बन गई। तो तीन ही चीज़ जुड़ता है जनरली, आधा त व या फिर ता या फिर पन, ये सभी जनरली जुड़ते हैं। उसके बाद में आते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बतलाता है। जैसे ऊंचा है, ऊंचा से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो ई पर इसमें जोड़ देंगे, ऊंचाई हो जाएगा। चंचल से में ता जोड़ देंगे तो ता हो जाए, चंचलता हो गया। इसी तरह से बनाएंगे, सूक्ष्म में ता जोड़ देंगे तो सूक्ष्मता हो जाएगा। सरल में ता, इसमें भी आ ई इस तरह की मात्रा जुड़ जाती है। तो इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। फिर आती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। हमारे पास में क्रिया है एक चिकना से भाववाचक संज्ञा बनाना है तो क्या करेंगे, इसमें ई जोड़ देंगे, आई जोड़ दिए तो चिकनाई हो गया। मिलाना से भाववाचक संज्ञा जोड़ना है तो आवट जोड़ देंगे, मिलावट हो गया। गिरना से बनाना है, गिरावट हो गया, आवट जोड़ दिए तो गिरावट हो गया। इसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर आता है अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना।
जैसे हमारे पास में है खूब, खूब में ई जोड़ देंगे तो खूबी हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। समीप, समीप में ता जोड़ देंगे तो समीपता, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। निकट में ता जोड़ देंगे, निकटता, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। इसी तरह से दूर में ई जोड़ देंगे तो दूरी हो गई, ऊपर में ई जोड़ देंगे तो ऊपरी हो गई, भीतर में ई जोड़ देंगे भीतरी हो गई। इसी तरह से अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब है हमारे पास में सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हमारे पास में है कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनका प्रयोग 3 रूपों में होता है। जैसे कि हम बात करते हैं तो बात करने के समय में जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको वक्ता कहते हैं। जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, सेकंड पर्सन, दूसरा व्यक्ति, उसको श्रोता कहते हैं। और इन दोनों के बीच में कोई अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो तीसरा व्यक्ति होता है। तो जो बोलने वाला व्यक्ति हो गया, वक्ता था, उस वक्ता को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और उत्तम पुरुष, हिंदी में उत्तम पुरुष, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। और जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो देखते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला और लिखने वाला अपने लिए करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसा पहले ही बता चुके हैं, मैं फ़ोन पर बात करूँगा, यहाँ पर खुद ही काम कर रहा है वक्ता, अपने बारे में बात कर रहा है, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उसी तरह से मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम समझदार हो, आप उससे बोल रहे हो कि तुम समझदार हो, तो आप उसके बारे में बोल रहे हो तो ये सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष है। उसी तरह से तुम्हारा चिल्लाना सुनकर ही चोर भाग गए, उससे बात कर रहे हो, ये मध्यम पुरुष हो गया। तुम्हारा शब्द यहाँ पर मध्यम पुरुष है। तो यहाँ मध्यम पुरुष में क्या क्या आ सकता है? तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, तुमको, ये सभी मध्यम पुरुष यानी श्रोता के लिए यूज़ होता है। और उत्तम पुरुष के लिए क्या क्या शब्द यूज़ होते हैं? मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमें, हमने, ये सभी उत्तम पुरुष के लिए यूज होते हैं। उसके बाद होता है अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य के लिए करते हैं उसको अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह गा रही थी, किसी और के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वह गा रही थी, तो ये वहाँ पर वह शब्द अन्य पुरुष हो गया। वे पढ़ते पढ़ते सो गए, यहाँ पर वे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा अन्य पुरुष हो गया। इसी तरह से अन्य पुरुष में क्या क्या शब्द आते हैं? वह, वे, उसे, उसके, उन्हें, इन्होंने, उनको, उनमें, ये सभी अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने पुरुषवाचक सर्वनाम और उनके भेद देख लिए। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिस सर्वनाम से दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे भाई, भाई मतीदास चौक, वह है, मतलब कोई चौक का बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर चौक के बारे में बात किया जा रहा है तो वही है, वह है। डबल रोटी उससे ले आओ, मतलब पर्टिकुलर आदमी से लेकर के आने की बात हो रही है। वह सरकारी विद्यालय, उसी सरकारी विद्यालय की बात हो रही है। तो निश्चित विद्यालय की बात हो रही है, निश्चित बिल्डिंग की बात हो रही है कि वह सरकारी विद्यालय है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाया। इस वाक्य में वह, वे, उसमें, उससे, यह, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये सभी ट्रिक्स हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सभी वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा सर्वनाम वहाँ पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है, शशांक मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस
निश्चयवाचक में क्या हो रहा था कि निश्चित व्यक्ति प्राणी का बोध हो रहा था, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा था, लेकिन अनिश्चय में किसी का बोध नहीं होता है, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं पता है, अनिश्चित चीज़ है कि कुछ गिर गया। जैसे किसी ने पत्थर से मार दिया, किसने मारा नहीं पता है, अनिश्चित सर्वनाम है यहाँ पर। तो अनिश्चित सर्वनाम में कुछ शब्द क्या क्या आएंगे, कुछ, कोई, किसी, ये सब शब्द अगर आपको दिखे तो ये सब समझ, तो ये जो है वो सेंटेंस जो भी यूज़ आएगा एग्ज़ाम में, वो सेंटेंस आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में आपको दिख जाएगा, तो भी आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। कपड़े कौन धो रहा है, तो यहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन धो रहा है। नाना जी किससे बुला रहे हैं, तो ये सब पर्टिकुलर शब्द हैं। तो ये सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, कौन, किसने, क्या, किसे, किससे, किनको, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम में यूज़ किए जाते हैं। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं स्वयं अपना सामान उठा लूँगा, अपने लिए, अपने बारे में बात हो रहा है, मैं खुद ही ये काम कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं आप चला जाऊँगा, अपने लिए बात हो रहा है कि मैं अपने आप ही चला जाऊँगा, ये भी निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप पहुँच गया, किसी ने पहुँचाया नहीं, अपने आप पहुँच गया, तो इस तरह का सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर कुछ शब्द यूज़ होते हैं, जैसे स्वयं, आप, स्वतः। आप मतलब दूसरा नहीं, अपने बारे में, आपके बारे में बता रहा है। स्वतः, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दो उपवाक्यों का आपस में संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा कहा था वैसा कर दिखाए, यहाँ पर दो वाक्यों में संबंध हो रहा है, तो ये हो गया संबंधवाचक। जैसे जो नृत्य कर रही थी उसके बारे में बात हो रहा है, वह प्रिया की मौसी थी। जो नृत्य कर रही थी वह प्रिया की मौसी थी। तो यहाँ पर दो वाक्यों में संबंध हो रहा है। संबंध किस शब्द से दिख रहा है, जो, उसके बारे में बात किया है, जो नृत्य कर रही थी, जो और वह, ये दो शब्द की वजह से दो सेंटेंस में संबंध का पता चल रहा है। तो इस तरह का सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं, जैसा, वैसा, जो, वह, जिसे, उसने, वह, जो, जिसको, वह, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, ये सभी चीज़ें संबंधवाचक सर्वनाम में यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैं गर्म दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर विशेषता क्या हो रही है, गर्म दूध पीता हूँ, कैसा दूध पीता हूँ, गर्म, तो ये विशेषता बतलाया, तो ये विशेषण हो गया। गिलास में थोड़ा पानी लेकर के आ, थोड़ा पानी है, कितना पानी है, थोड़ा, तो ये थोड़ा यहाँ पर विशेषण है। मुझे 3 लीटर दूध दीजिए, कितना दूध दीजिए, तो 3 लीटर, तो ये सभी हमारे विशेषण के उदाहरण हो गए। विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बदलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर उसके बाद में विशेषण में एक विशेष्य नाम का शब्द होता है। विशेष्य क्या होता है, विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेष्य कहते हैं। कौन सी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, देखते हैं यहाँ पर। जैसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास में, काला, काला एक विशेषण है, तो काला घोड़ा, अगर हम बोलेंगे काला घोड़ा, तो यहाँ पर काला विशेषण हो जाएगा, किसकी विशेषता बतला रहा है, घोड़े की विशेषता बतला रहा है, तो घोड़ा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। उसी तरह से बोलेंगे 2 किलो चीनी दो, तो 2 किलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण, और उसमें चीनी विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि चीनी की विशेषता बतलाई जा रही है, चीनी 2 किलो चाहिए। वैसे ही 3 केलों की बात हो रही है, 3 केले चाहिए,
3 केले 2 में 3 विशेषण है, जबकि केले की विशेषता बतलाई जा रही है, तो केला यहाँ पर विशेष हो गया। उसी तरह से लंबी मेज में मेज की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए ये विशेष हो गया, और लंबा क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। अभी हमारे पास में उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। विशेषण विशेष से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। विशेष से पूर्व आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। विशेष से पहले अगर कोई विशेषण आए तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और अगर बाद में कोई विशेषण आए तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे चतुर बालक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले आ रहा है, चतुरता पहले आ रही है, बालक के बारे में बात हो रही है, तो ये उद्देश्य विशेषण कहलाया। उसी तरह से यह बालक चतुर है, तो बालक की विशेषता बाद में बताई जा रही है, तो इस तरह का विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। अगर पहले विशेषता बताई जाए तो उद्देश्य, अगर बाद में विशेषता बतलाई जाए तो इस तरह का विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। अब एक टॉपिक हमारे पास में है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गंगा सबसे लंबी नदी है, तो यहाँ पर गंगा के बारे में बात करी जा रही है कि लंबी नदी है, लेकिन इस लंबी की भी विशेषता बतलाया गया है। सबसे लंबी नदी है, तो ये सबसे शब्द यहाँ पर प्रविशेषण है। उसी तरह से मेरी अध्यापिका सबसे अच्छी है। अगर हम बोलेंगे मेरी अध्यापिका अच्छी है, तो ये विशेषता हो गई है अच्छी, लेकिन अगर अच्छी की भी विशेषता बतला दी जाए कि सबसे अच्छी है, तो ये शब्द यहाँ पर सबसे शब्द प्रविशेषण हो गया। इसी तरह से सुनीला बहुत मोटी महिला है, तो सुनीला मोटी तो है, लेकिन कितनी मोटी है? बहुत मोटी है। ये बहुत शब्द यहाँ पर प्रविशेषण का काम कर रहा है। अब विशेषण के कुछ भेद हैं, देख लेते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसे विशेषण शब्द जिनके द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थान आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का बारे में बताया, जैसे वो अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा शब्द यहाँ पर उसका गुण बतला रहा है, लड़के का गुण बतला रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। तुमने मेरी नीली कमीज देखी है, तो यहाँ पर कमीज के गुण, कमीज कैसा कलर का है? नीला कलर का, तो ये किस विशेषण का एग्जाम्पल हो गया? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से गुण में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दशा आती है, कमज़ोर है, हल्का है, नीला है, पीला है, भींगा है, गीला है, ये सभी शब्द दशा बतलाती है। दिशा, अगर दिशा बतलाई, पूरब है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये सभी दिशा भी बतलाई, ये भी गुणवाचक विशेषण। काल में क्या क्या चीज़ें आती है? दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, ये सभी काल के बारे में बतलाता है। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, ये सभी स्वाद बतलाता है। फिर है रंग, रंग में गुलाबी, पीला, हरा, बैगनी, ये सभी रंग के बारे में, रंग की विशेषता है, रंग के बारे में बतलाया। फिर स्थानवाचक विशेषण में पंजाबी, बिहारी, झारखंडी, ये सभी स्थानवाचक विशेषण हो गए। उसी तरह से गुणवाचक विशेषण में बहुत ही शांत है, साहसी है, उदार है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, ये सभी गुणवाचक विशेषण हो गए। उसी तरह से दोष अगर बतलाना है किसी में, तो छली है, कोई व्यक्ति छली है, क्रोधी है, कपटी है, कंजूस है, ये सभी दोष आ गए। फिर है अवस्था के बारे में अगर बतलाना हो, कोई व्यक्ति वृद्ध है, युवा है, किशोर है, तो ये सभी अवस्था बतला रहा है। फिर आकार के बारे में बतलाना है, टेढ़ा, सीधा, गोल, चपटा, ये सभी आकार के बारे में बतलाया। स्पर्श में कोमल, चिकना, मुलायम, सख्त, ये सभी स्पर्श में बतलाया। फिर है गंध के बारे में बतलाएगा, तो कोई वस्तु सुगंधित है, खुशबूदार है, इस तरह से विशेषता बतलाई, ये सभी विशेषता बतलाते हैं। अगला आता है हमारे पास में संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि श्री बालकृष्ण का पहला पुत्र डॉक्टर है, तो यहाँ पर संख्या बता रहा है कि पहले बेटे के बारे में बात हो रही है, दूसरे तीसरे की बात नहीं हो रही, तो यहाँ संख्या बता रहा है पहला, तो ये पहला शब्द यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह से हमारे मोहल्ले में 70 मकान हैं,
तो यहाँ पर 70 मकान के बारे में बात हो रही है, तो ये 70 शब्द यहाँ पर विशेषण है। इसी तरह से कस्तूरी लाल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये जो 10वीं शब्द है यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी निश्चित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बस दुर्घटना में 15 यात्री मर गए, तो यहाँ पर निश्चित संख्या है कि 15 आदमी मर गए। उसी तरह से शेल्फ में रखी तीसरी पुस्तक ले आओ, निश्चित बोला गया है, निश्चित है कि तीसरा ही लेकर के आना है, दूसरा चौथा नहीं लेकर के आना है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में गिनती के अंक कौन कौन से आते हैं? 3, 7, 13, 25, 51, 1.25, 2.5, 150, ये सभी आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आवृत्ति में कौन कौन सी चीज़ आ गए? अगर बार बार में पूछा जाए तो आवृत्ति में 3 गुना, 6 गुना, दोहरा, तिहरा, ये सभी भी निश्चित संख्यावाचक हैं। फिर क्रम में बात की जाए तो 6ठा, 7वां, 20वां, 100वां, 18वां, ये सभी क्रम के बारे में बताते हैं कि ये सभी निश्चित चीज़ें हैं। उसी तरह से समूह के बारे में बताया जाए, दोनों, चारों, आठों, 20, सैकड़ों, लाखों, ये सभी भी निश्चित हैं। इसी तरह से समुच्चय में बात की जाए तो दर्जनों, पसेरी, कौड़ी, सेकंड, सतसई, दशक, शतक, चौका, छक्का, ये सभी समुच्चयवाचक विशेषण हैं। इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते। इससे पहले निश्चित था, वहाँ पे निश्चित बोध हो रहा था, अभी अनिश्चित होता है, निश्चित बोध नहीं कराएगा, उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पार्टी में कुलवंत के कुछ मित्र नहीं आए, यहाँ पर कुछ है, कितने, 1, 2, 3, 4 तो नहीं कहा गया, तो ये अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए ये सेंटेंस है। फिर है रेलगाड़ी की भिड़ंत में अनेक यात्री मारे गए, तो यहाँ पर अनेक हो रहा है, ये भी अनिश्चित है। आजकल लोग विवाह समारोह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, तो यहाँ पर विवाह समारोह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब लाख में कितना लाख, 2 लाख, 4 लाख तो नहीं बताया गया है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक का एग्जाम्पल हो गया। फिर आते हैं हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की नाप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि राजगोपाल कमीजों के लिए 6 मीटर कपड़ा लाया, तो यहाँ पर परिमाण का बात हो रहा है, क्वांटिटी की बात हो रही है कि 6 मीटर कपड़ा लेकर के आया है। इसी तरह से नासिरा ने हलवे में 250 ग्राम चीनी डाली, परिमाण एक निश्चित क्वांटिटी की बात हो रही है कि 250 ग्राम चीनी डाली। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस में आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब है परिमाणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही समझ में आ रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण संबंधी निश्चित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर निश्चित है, जैसे असीम शुक्ल 1 किलो चीनी लाया, तो यहाँ पर निश्चित है कि 1 किलो लेकर के आया। शेरजंग गर्ग ने आधा लीटर दूध पी लिया, निश्चित है आधा लीटर दूध पी लिया। उसके बाद आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की परिमाण संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते, यहाँ पर निश्चित बोध नहीं कराते, उनको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेंद्र बहुत चावल ले आया, कितना लाया? 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो नहीं कहा गया है, तो ये अनिश्चित हो गया, बहुत शब्द अनिश्चित है। फिर है डबल रोटी पर जरा सा मक्खन क्यों लगाया है? अब जरा सा में कितना लगाया है नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया हमारे पास में। फिर आते हैं हमारे पास में सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगते हैं और उनकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि मेरी अध्यापिका अच्छे ढंग से पढ़ाती है, तो अध्यापिका के बारे में बात हो रही, किसकी अध्यापिका? मेरी अध्यापिका अच्छे ढंग से पढ़ाती है, तो ये सर्वनाम की विशेषता बतलाए, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया।
तो तुम्हारे पिताजी कार द्वारा चंडीगढ़ जाएंगे। तो ये सर्वनाम की विशेषता बताई किसकी, तुम्हारे पिताजी। तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। तो यहाँ पर ये जितने सेंटेंस है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, वह, उसकी, यह, उस, कौन, ये सभी शब्द सार्वनामिक विशेषण के लिए यूज़ होते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण में निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम हो सकते हैं, जैसे कि उस किताब को यहाँ ले आओ। एक पर्टिकुलर किताब को लाने की बात हो रही है, तो ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, जहाँ पर कोई सज्जन आए हुए हैं, कौन आया है नहीं पता, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण